नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार द पब्लिक इंडिया के फाउंडिंग एडिटर आनंद वर्धन सिंह जी। आनंद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पे। आनंद सर, देश की राजनीति में अब एक ऐसी हालात पे हम लोग पहुंच गए हैं जब तमाम घपले, घोटालों, गड़बड़ियों की आंच धीरे-धीरे ही सही प्रधानमंत्री कार्यालय तक या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही है। इससे पहले भी जब एक दो बार वाकये आए तो उसका नतीजा प्रधानमंत्री की विदाई से हुआ। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या झोला उठाने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी की विदाई कैसे होगी? वो खुद झोला उठा लेंगे या अंदर से बगावत शुरू होगी या राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन इस सरकार को गिरा देगा? अब मोदी के कितने दिन बचे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री के तौर पर? राहुल गांधी तो बार बार कह रहे हैं कि 1 साल का समय रह गया है सिर्फ। जी संतोष जी, पहले भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुरुआत इससे करूंगा कि दो तीन चीजें एक साथ हो रही हैं। एक चीज ये हो रही है कि पूरी तरह से बीजेपी में एक हड़बड़ाहट है जो साफ साफ दिखाई दे रही है, जो रोज हम लोग को दिखाई देती है। दूसरा क्या है कि गवर्नेंस कहीं है नहीं, तो रोज सुबह से शाम तक ये साफ दिखाई देता है कि कुछ गलती पे गलती होती जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी उनकी टैक्टिक्स बनाता है, जो उनको मैनेज करता है, जो उनको रास्ता दिखाता है, वहां पे ही कहीं बेसिक गड़बड़ी है। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि बीजेपी अब से लेके 29 तक सारे चुनाव जीत जाएगी। उसमें भी मैं मतलब अगर कोई कहे, क्योंकि हो क्या रहा है, कहीं का चुनाव भी अब विपक्ष पार्टी या कांग्रेस या जो भी हो विपक्षी पार्टी वर्सेस बीजेपी के। भाई इधर से इसको कौन माना जा रहा है? इधर से सबसे बड़े सिपहसालार राहुल गांधी। अगर बंगाल में आप जा रहे थे तो ममता बनर्जी, यूपी में आ रहे हैं तो अखिलेश यादव। यही लोग इनके सबसे प्रमुख वो माने जाएंगे ना कि ये चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से अब कमान संभाल ली है ज्ञानेश कुमार ने, क्योंकि अब ज्ञानेश कुमार इज एज गुड एज अ चीफ कैंपेन मैनेजर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और उनके साथ साथ जो सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं वो सीआरपीएफ, ईडी, आईटी, मतलब इनकम टैक्स, ये सारे विभाग उनके सहयोगी के रूप में वहां काम कर रहे हैं। तो इसमें किसी को बहुत अचंभा नहीं होना चाहिए कि अगर बीजेपी सारे इलेक्शन जीत जाए। लेकिन क्या इलेक्शन ही डेमोक्रेसी है? क्या इलेक्शन ही संविधान है? क्या इलेक्शन ही होने से गवर्नेंस के इश्यू पे अब मोदी जी बिल्कुल साफ साफ चारों खाने चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब वो एक चीज को मैं ये मानता हूं कि बीजेपी में ना आज ना कल ना परसों इंटरनल रिबेलियन की अगर आप बात कर रहे हैं वहां नहीं होगा। वहां पे दीनदयाल उपाध्याय मर जाते हैं कि हत्या होती है ये आज तक नहीं पता लगा। वहां हरेन पांड्या की हत्या हो जाती है, जो आरएसएस के बहुत बड़े नामचीन वो थे। आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, आज तक नहीं पता लगा पाए कि किसने हत्या की और क्यों की। कहने को एक उन्होंने कुछ सोहराबुद्दीन, फिर कौसर भी, फिर तुलसी, कितने लोगों के इनकाउंटर करवाए, कितना क्या क्या कर दिया। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं शक तो है ना लोगों को। आज भी लोग जस्टिस लोया की हत्या किसने की इस पे बात करते हैं, सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर किसने करवाया इस पे बात करते हैं। तो मेरा सिर्फ जो इस मामले में जो बात कहनी है वो ये सिर्फ कहनी है कि जो जो जिस तरह से मैं इसको समझ पा रहा हूँ और जो मैं इसको देख पा रहा हूँ, मैं इस बात पे बिल्कुल क्लियर हूं कि बीजेपी में ये अंदर से कभी भी रिवोल्ट नहीं हुआ। उसका एक कारण है जो राजनाथ सिंह ने बहुत साफ शब्दों में बता दिया था। राजनाथ सिंह ने कह दिया था कि भाई हमारे यहाँ तो इस्तीफा देने का चलन ही नहीं है। अब दूसरी बात पे आते हैं। आपने जो कहा कि पीएमओ से, देखिए एक चीज ये तो आप सार्वजनिक रूप से चीफ जस्टिस के यहाँ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे तुषार मेहता साहब हैं उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने नीट तक को कहा है कि इसको प्रधानमंत्री पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं। हम और आप अगर दिल्ली से थोड़ा भी वाकिफ हैं, दिल्ली में कार्यकलापों से, तो सबको पता है कि सारे निर्णय पीएमओ में होते हैं, चाहे वो बजट का निर्णय हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो किसी का भी हो। एक गृह मंत्रालय को छोड़ के बाकी सारे मंत्रालयों का पीएमओ ही फाइनल करता है कि क्या होगा, कैसे होगा। अब वो पीएमओ में मोदी जी देख पाते हैं या उनके सहयोगी देखते हैं क्या होते हैं, वो एक अलग बात है। तो ये कहना, ये भी बहुत से लोगों का कहना यह है कि जो जिस तरह से नीट, सीबीएसई, एसएससी और अंडर ग्रेजुएट के जो अभी एग्जाम का बंटाधार हुआ है और जिस तरह से पेपर लीक से लेके
मिसमैनेजमेंट है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी तो वहां पीएमओ की है। और ये मेरे ख्याल में जो जो मैं जिस तरह से देख रहा हूं, राहुल गांधी ने, अगर आप याद करिए तो, ने अपना जिसको कहते हैं ना गियर बदला है, ही इज ऑन अ डिफरेंट टैक नाउ। अब उन्होंने क्या किया है, राहुल गांधी जब लीडर ऑफ अपोजिशन बने तो आपको भी याद होगा उन्होंने कई बार भाषणों में बात कही कि इंडिया गठबंधन और हमारे विपक्षी और हम सबका, और वो बात इंडिया गठबंधन की लगातार करते रहते थे। पहली बार मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको बता दूं, कल का तो स्टेटमेंट जो उन्होंने किया है जनजातियों के वाले, उससे पहले भी याद दिला दूं, जब ये 4 स्टेट के इलेक्शंस हो गए थे और पुदुचेरी 4-5 जगह के इलेक्शंस हो गए थे, तमिलनाडु में विजय जी ने शपथ ले ली थी, ये सब हो गया था। उस समय राहुल गांधी एक कार्यक्रम में गए थे, अगर आपको याद हो, हरियाणा में, वो चौधरी विजय सिंह का एक कार्यक्रम था, पद यात्रा कर रहे थे, उसका कुछ एक कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम। वहां पे राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही बिना लाग लपेट के साफ साफ ये कहा था कि बीजेपी को वहां से हटाने का काम अब कांग्रेस पार्टी करेगी और कोई नहीं कर सकता। अब वो बिल्कुल क्लियर है कि ये काम इंडिया गठबंधन का नहीं है, ये काम अब कांग्रेस का है। अब इसमें 2-3 चीजें हो रही हैं जो मैं एक साथ, क्योंकि वो प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आज इंडिया गठबंधन में जो जितने सहयोगी दल हैं उनको राहुल गांधी की जरूरत है। पॉलिटिक्स में कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी की गर्ज नहीं है, गर्ज अखिलेश यादव की है, गर्ज ममता बनर्जी की है, गर्ज तेजस्वी की है, गर्ज वो जो भी उनके गर्ज जो ये हमारे अरविंद केजरीवाल तो छोड़ के ही चले गए थे ऑफिशियली, तो आज उनको भी कहीं ना कहीं जरूरत महसूस हो रही ना कॉमन विपक्ष की। तो नहीं, यहीं पे आनंद सर, यहीं पे एक सवाल जो दूसरा निकल के सामने आ रहा है, हमने देखा अब तक क्या होता था, इस मतलब कुछ थोड़ा बहुत नुकसान, थोड़ा बहुत फायदा, मिल मिला के सब कुछ चल लेता था। और ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को छोड़ के इस देश के ज्यादातर जो राजनीतिक दल है, चाहे वो क्षेत्रीय हो या कभी राष्ट्रीय रहे हो या ना रहे हो, उनका कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई ना कोई समझौता और कोई ना कोई रिश्ता रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अस्तित्व पर संकट, महाराष्ट्र में देखा, उद्धव ठाकरे के पिता द्वारा बनाई गई पार्टी छिन गई, शरद पवार की खुद की बनाई गई पार्टी छिन गई, चुनाव चिन्ह छिन गया, अब ममता बनर्जी की पार्टी पर कब्जा हो गया। ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि अब सलाहकार के रूप में रहिए, लेकिन हम और आप दोनों जानते हैं कि अगले 1-2 महीने में ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी से बाहर नजर आएगी। अब बड़े नेताओं में 2 बड़े नेता रह गए हैं, एक तो एमके स्टालिन डीएमके के, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। कुछ महीनों बाद वहां पर चुनाव भी हो रहे हैं, जनवरी फरवरी। आपने जो जरूरत की बात कही, ये जो बैठक बुलाई गई है तकरीबन 15 दल, 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक, अब मजबूरी में ही सही, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही सही, ये सभी अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होते हैं, तो क्या राहुल गांधी इन नेताओं को इकट्ठा करके नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने की हैसियत में आ सकते हैं? खासतौर से अगर वो आंध्र प्रदेश में किसी भी तरह से चंद्रबाबू नायडू को मना ले, या नीतीश कुमार तो अभी बिल्कुल बदले बदले नजर आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि विदेश जा रहे हैं वो इलाज करवाने के लिए, बहुत कुछ चीजें बहुत सहज नहीं चल रही है। क्या राहुल गांधी उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो मोदी सरकार को हटने के लिए मजबूर करने की स्थिति में? क्योंकि अब बाकी नेताओं के लिए अस्तित्व का सवाल हो गया, सबको पता है कि आज नहीं तो कल सबकी पार्टी छिन जाएगी उनके हाथ से। जी, मैं 1-2 चीजें एक साथ आपने ओप किया, और यही प्रश्न मैं आ भी रहा था, यहीं पे इस पे बता दूं। पहली चीज एक ये समझिए कि इंडिया गठबंधन में, आप इंडिया गठबंधन 2024 से जस्ट पहले का याद कर लीजिए, फरवरी मार्च का, किसको बनाना चाहिए? नीतीश कुमार सबसे अच्छे थे, नीतीश कुमार चले गए, इसलिए गुस्सा होकर चले गए क्योंकि उनको कन्वीनर नहीं बनाया गया। जो नीतीश कुमार की हरकत थी, क्या वो रिलायबल थे कन्वीनर बनने लायक? एक ऐसा व्यक्ति इंडिया गठबंधन का मैं तो कहूंगा सौभाग्य था कि उसने उनको कन्वीनर नहीं बनाया, नहीं तो इसका ही, बट वो तो इस पूरी पार्टी को ही लेके चले जाते बीजेपी में। नंबर 1। नंबर 2, ये जितने लोग आप देख रहे हैं ये सब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। ममता बनर्जी को लगता है मुझसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर कौन, और ये भी कहा भी जाता है उनका, मैं तो केंद्र में मंत्री रही, मैं 15 साल चीफ मिनिस्टर रही, तो मेरे पास एक्सपीरियंस, राहुल गांधी के पास कौन सा एक्सपीरियंस? अखिलेश यादव, मैंने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश 5 साल चलाया, अच्छा चलाया, इसमें भी 2 राय नहीं, तो मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, राहुल गांधी कहां से आ गए हैं?
अरविंद केजरीवाल तो खैर जन्म से ही प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको तो 2-4 पोस्ट एक साथ मिल जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। शरद पवार, मैं सबसे सीनियर तो मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। एक ही आदमी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं था अभी तक, एक या दो लोगों को कह सकता हूं जो विपक्ष के प्रमुख चेहरे थे, उसमें स्टालिन ने कभी ये नहीं इच्छा जाहिर की। उन्होंने हरदम अपने को तमिलनाडु की राजनीति में ही रखा। और दूसरा तेजस्वी यादव, शायद इतने अभी छोटे थे, क्योंकि अगर वो प्राइम मिनिस्टर कहते तो उनके घर में उनकी 3-4 बहनें और एक भाई तो कहते ही कि तुमसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर पद मान लीजिए उस लालू जी के घर में जा रहा होता तो उनकी 3 बहनें या 4 बहनें और उनके भाई, ये भी उसमें जिसको कहते हैं फाट पड़ते कि नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर, तुम कैसे प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर। तो इन सारे लोग ईमानदारी से ये बताएं। मैं 2-3 बातें इसलिए कह रहा हूं कि वो आज कड़वी हैं, लेकिन वो कहना जरूरी है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, मैं 3 नाम इसलिए ले रहा हूं, ये प्रमुख नाम थे जिन्होंने पिछला जब 2021 का इलेक्शन हुआ था ममता बनर्जी का, जब पीके उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उसके बाद ममता बनर्जी ने 2022 में, अगर आपको याद हो, एक बहुत ही जोरदार प्रयास किया था कि एक नॉन यूपीए थर्ड फ्रंट बने। वो पीके को लेके बंबई भी गई थी और एक बैठक भी हुई थी। ये सब उन्होंने किया था कि किसी तरह से कांग्रेस को हटा के मैं उसकी वो लीडरशिप को ले। ये भी याद करिए कि ममता बनर्जी जो अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी जो ये स्टेटमेंट दे रही हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन की, मुझे एक ऐसा कारण बता दीजिए कि उन्होंने इंडिया गठबंधन में भाई इस मामले में साथ दिया था। एक कारण बता दीजिए, एक इंसिडेंट बता दीजिए। उनका बंगाल में इंडिया गठबंधन बनने के बाद 2 इलेक्शन हुए, एक लोकसभा का हुआ, एक अभी विधानसभा का हुआ। उन्होंने क्या अपने किसी सहयोगी दल को कहा कि तुम्हें एक सीट हम दे दे रहे हैं? सहयोगी दल नहीं, इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल है। उन्होंने क्या 2024 में कहा कि भाई एक सीट में कांग्रेस के लिए छोड़ूंगी, एक लेफ्ट के लिए छोड़ूंगी, इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं सांकेतिक इसलिए कि एक मैसेज ये जाए कि हम सब लोग साथ लड़ रहे हैं, बाकी जैसे लड़ नहीं दिया। लेकिन वो यूपी में आके भदोही की सीट ललतेश्वर के लिए लेती हैं, और वो ऐसी सीट जिसमें अगर सपा या कांग्रेस का कोई कैंडिडेट लड़ता तो 100% भदोही की जीती हुई सीट थी। उसको लेके आप तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी, तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी, तो यहां तो आप ले रही हैं, अपने आप बिल्कुल नहीं दे रही हैं। तो उनका जो हश्र होना था वो कोई ऐसा नहीं, उनका हश्र होना ही था ये अरविंद केजरीवाल, मतलब ये सारे लोग भाई, ये सारे लोग। अब उसमें मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं और क्यों मैंने इस बात को उठाया, राहुल गांधी ने, आपकी उम्र मुझसे छोटी है, बिल्कुल, आपने भी अपने किसी समय राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इस तरह का आपने कभी कुछ देखा था? मैंने तो नहीं देखा था अपने जीवन में, और ये मैं मान कर रहा हूं जब मैंने नहीं देखा था तो आपने कहां से? इस तरह का कोई पॉलिटिकल व्यक्ति सड़क पे अगर चलना शुरू किया है और लोगों से कनेक्ट हो रहा है, मेरी याद में ये अद्भुत चीज थी, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये यात्रा तो बंगाल भी गई, ये यात्रा यूपी भी आई, ये यात्रा पंजाब भी गई। अगर ममता बनर्जी इनके साथ 10 कदम चल दी होती, अगर अखिलेश यादव इनके साथ यूपी में चल दिए होते, अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब में इनके साथ चल दिए होते या दिल्ली में इनके साथ चल दिए होते, तो क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जब 37 सीटें लाते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी, कांग्रेस की कितनी गुडविल है कितनी नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो भारत जोड़ो यात्रा में अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आते, तो मुझे एक चीज बताइए, उनकी 37 की 38 सीटें होती कि 37 की 36 होती? ये किसी से पूछ लीजिए। उनकी 37 की 38 जरूर होती, 36 तो नहीं होती। तो ये लोग अगर केवल अपने स्वार्थ में, एक ऐसा व्यक्ति आप नहीं मैच कर सकते हैं राहुल गांधी, उसकी ईमानदारी आप नहीं मैच कर सकते हैं, उसका कमिटमेंट आप नहीं मैच कर सकते हैं। आप लोगों के ऊपर क्यों नहीं भरोसा है लोगों को? इसलिए नहीं भरोसा है कि कल के दिन अडानी अगर कहेगा कि इनके साथ नहीं, तो आप उनके साथ नहीं जाएंगे। शरद पवार अडानी के घर पे जाके मीटिंग करते हैं, अडानी उनके घर पे आके मीटिंग करता है, तो ये तो दर्ज है ना। तो यही चीज इनके साथ भी है। लेकिन एक अकेला व्यक्ति है जो, देखिए, भारत के इस कैपिटलिस्ट लोगों को, जो पूंजीवादी वो है, उनको सामने से अगर कोई उनको कन्फ्रंट कर रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी सफल होंगे नहीं सफल होंगे ये नहीं मालूम,
लेकिन राहुल गांधी के ऊपर मैं कोई पैरोकार नहीं, लेकिन मैं फिर से इस बात को कहता हूं, मुझे राहुल गांधी जैसा ईमानदार और कमिटेड नेता नहीं मिलता है। उसकी नीयत में मुझे 1% भी संदेह नहीं। उनकी बहुत सी चीजों में हो सकता है कि उनको असर्टिव ज्यादा होना चाहिए, उनको ये ज्यादा होना चाहिए, वो सारी चीजें ठीक है, उनको हिंदी में बोलना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन उनके ईमानदारी, उनके कमिटमेंट, और वो उधर बिक जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, उधर ये जाएंगे, इस पे किसी को कोई नहीं। ये बात बिल्कुल आपने आनंद सर बिल्कुल सही कही कि राहुल गांधी जो 2004 में थे, 2026 मतलब इकलौते वो नेता है जिनके बयानों में कहीं कोई विरोधाभास नहीं होता। और पार्लियामेंट में भी हमने देखा कि किस तरह से वो कई बार इंटरेक्शन करने का उनसे मौका मिला। मैं तो एक ही कमी मानता हूं कि उन्होंने जो अपने आसपास लोग रखे हुए हैं, जो संवाद पहुंचना चाहिए वो लोग नहीं पहुंचने दे रहे हैं उन तक। वो आसपास की टीम को कैसे बदल पाते, नहीं बदल पाते। लेकिन एक बात उन्होंने कहा, जिस तरह से मोदी चारों तरफ से घिरे हुए, प्रेशर तो हो रहा है, आज नहीं तो कल बात तो वहां तक पहुंचेगी। क्या देश आपातकाल की तरफ भी बढ़ रहा है, जिस तरह की आशंका राहुल गांधी ने जताई है? क्योंकि कुर्सी छोड़ना इतना आसान नहीं होता जब आप चारों तरफ से फंस जाएंगे, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। तो क्या आपातकाल एक विकल्प, एक ही विकल्प बचेगा मोदी के पास, या वो चाहेंगे या सोचेंगे कि मैं छोड़ के निकल जाऊं कम से कम? मुझे लगता है कि बीजेपी बिल्कुल क्लियर है, बीजेपी आपातकाल कभी नहीं लगाएगी। देखिए 1975 का आपातकाल मैंने देखा है, मेरे बड़े भाई जेल ही में थे, मैं उसमें तो हफ्ते में एक बार जेल जाना ही होता था, इन लोगों के छोटे मोटे काम रहते थे, मतलब जो इनके बाकी साथी थे। इस तरह का माहौल कभी नहीं था, और आज आपातकाल से ज्यादा बुरी स्थिति है, आज आपातकाल से ज्यादा बुरी स्थिति है। आपातकाल में मेरे भाई जेल चले गए थे, लेकिन बाकी परिवार को कोई ये दिक्कत नहीं थी कि हमें और किसी को दिक्कत होगी, मतलब उनके पिता को, माँ को, बीवी को, भाई को, उनको कोई दिक्कत होगी। आज अगर हम और आप ये YouTube चैनल चला रहे हैं, तो संतोष पाठक जी, आपको ये हरदम फिक्र रहती है कि आपके भाई को, आपके चाचा को, आपके पिता को, आपकी पत्नी को, आपकी बहन को भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। तो ये आपातकाल इनको लगाने की क्या जरूरत है? अगर सीआरपीएफ को सामने करके अगर पिटवा दे रहे हैं, तो कौन से आपातकाल की जरूरत है भाई? किस आपातकाल की जरूरत है? आपातकाल तो नहीं लगेगा यार, सारे काम हो रहे हैं जो आपातकाल। इंदिरा का अगर आप सोचिए, तो इंदिरा गांधी अगर कहीं ऊपर होती, उनको लगेगा कि मैंने तो बिना बात के आपातकाल लगा दिया था, ये तो बिना आपातकाल के सारे काम कर रहा है। आपातकाल लगने की दूर दूर तक संभावना नहीं। बिल्कुल आनंद सर, आपने बिल्कुल तमाम बातों से जो हमारे दर्शकों को रूबरू करवाया। एक बात बिल्कुल सही कही आपने कि शायद ये अघोषित आपातकाल है, और आपातकाल से भी बुरा है। कम से कम उस समय पता तो होता कि आपको सजा भुगतनी है, लेकिन ये एक अलग तरह का माहौल है। लेकिन हम और आप सब उम्मीद ही कर सकते हैं कि स्थिति बद से बदतर ना हो, ये सुधार की तरफ जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इन तमाम जानकारी से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू संतोष, थैंक यू।